हो मंदी हो के चंगी हो, मैं साहिब तेरी बंदी हो। कमले लोग कहण दीवानी, कमले लोग कहण दीवानी, मैं ता रंग मुर्शद दे रंगी हाँ। मंदी हो के चंगी हो, मैं ता साहिब तेरी बंदी हो। घूम चरखड़ा चरखड़ा घूम चरखड़ा चरखड़ा घूम चरखड़ा, साइयां दा तेरी कत्तण वाली जीवे। घूम चरखड़ा चरखड़ा घूम चरखड़ा चरखड़ा घूम चरखड़ा, साइयां दा तेरी कत्तण वाली जीवे। कत्तण वाली जीवे, कत्तण वाली जीवे, लड़ियां वट्टण वाली जीवे। घूम चरखड़ा चरखड़ा घूम चरखड़ा चरखड़ा घूम चरखड़ा, साइयां दा तेरी कत्तण वाली जीवे। राती जागे ता शेख सदावे, हो राती जागे ता शेख सदावे, अते राती जागण कुत्ते मालिक दा दर मूल न छड़ दे, भावें 100 मारो जुत्ते तैथी उत्ते। राती पौंगण बस ना कर दे, दिन जारना विच सुते तैथी उत्ते हो। उठ बुलिया हुण यार मना ले, उठ बुलिया हुण यार मना नी, तबाजी ले गए कुत्ते। घूम चरखड़ा चरखड़ा घूम चरखड़ा, साइयां दा तेरी कत्तण वाली जीवे। बुढ़ा होयो शाह हुसैना, कंधे झीरा पईया। वेलकम बैक दोस्तों और अस्सलामुअलैकुम आप सब देखने वालों को। मैं खुश आमदीद भी कहता हूँ न्यूज़ के एफएम में। वक्फे से पहले फुरकान बॉबी ने एक खूबसूरत सा कलाम पेश किया, प्रोग्राम का आगाज़ किया। ज़रा बॉबी भाई से बातचीत भी ज़रूरी है। अस्सलामुअलैकुम बॉबी भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाइए, आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक। और तमाम देखने वाले ख़वातीनो हज़रात भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। उम्मीद ये है कि एक अच्छी सुबह आपका इंतज़ार कर रही है, बस आपने उसकी तरफ एक कदम बढ़ाना है। सुबह तो हो चुकी, मेरा ख्याल दोपहर इंतज़ार कर रही है। नहीं, जिनकी नहीं हुई उनकी सुबह होने वाली है। ये तो शायद वो हमारी ये बात सुनकर जाग जाए। ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, थैंक यू सो मच बॉबी। ओके जी, तो प्रोग्राम मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ और आपको बता दूँ कि आज हमने प्रोग्राम को फिर से 2 हिस्सों में तकसीम किया और प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम एक बड़े अहम मसले के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जिस तरह जराइम की शरह वो बढ़ती जा रही है, जुर्म करने वालों की शरह बढ़ती जा रही है, उसी तरह कैदियों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। और मैं एक पढ़ रहा था एक जगह पे कि पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में जो कैदियों की जो गुंजाइश है कैदियों को रखने की हमारे पास जेलों में, वो तकरीबन 36,000 के करीब है। और इस वक्त जो कैदी इन जेलों में मौजूद हैं वो हैं 1 लाख से ज़्यादा। तो इन कैदियों को वहाँ पे बुनियादी जो सहूलतें हैं वो भी मुयसर नहीं हैं। हम 1-2 कैदी देखते हैं टीवी पे, वो बड़े लग्जरी कैदी होते हैं, जो चीज़ें उन्हें मुयसर होती हैं
वो आम कैदी को बिल्कुल भी नहीं होती हैं, क्योंकि एक किसी कैदी को जेल में बैतुल खला यानी कि टॉयलेट या फिर उसके साथ सोने की मुनासिब जगह अगर ये मिल जाए ना, तो ये उसकी एक अयाशी में आ जाता है, उसकी एक लग्जरी में आ जाता है, और जिसको वो किसी भी सूरत बड़े अमीर लोग जो है वो अपनी कंडीशंस के ऊपर अमले वालों को इन लोगों को खुश करके भी वहाँ पे ये चीज़ें हासिल करते हैं। जेलों में जाने का, भेजने का जो मकसद है वो सिर्फ ये है कि जो लोग सोसाइटी में दूसरे लोगों के लिए नुकसानदेह, उनको सोसाइटी से अलग करके उनकी इस्लाह कर दी जाए, और उनकी इस्लाह के लिए वो सारे इंतज़ामात वहाँ पे किए जाएं कि दोबारा जब वो माशरे में आके लोगों के साथ रहें तो वो एक बेहतरीन इंसान की तरह रहें, उनके अंदर वो बुराई ख़त्म हो चुकी हो जिसकी वजह से दूसरे लोग मुतासिर हो रहे थे, उनसे उन्हें तकलीफ़ पहुँच रही थी। मगर हमारे यहाँ ज़रा मामला बहुत ख़तरनाक है इस हवाले से। जिन लोगों को हम यहाँ पे छोटे से जुर्म की सज़ा देने के लिए जेल में भेजते हैं, और जब वो जेल में जाते हैं तो फिर जब वो वापस आते हैं तो वो ज़्यादा बड़े मुजरिम बन चुके होते हैं। तो ज़रा इस सिस्टम को बदलने की भी ज़रूरत है। हमारे यहाँ पे ख़वातीन की भी एक बहुत बड़ी तादाद वो जेलों में मौजूद है, जिनके बच्चे भी वहीं पे हैं। और अभी रिसेंटली एक ख़बर मैंने सुनी तो मुझे काफ़ी खुशी भी हुई कि सेंट्रल जेल कराची में यहाँ जो वुमेन प्रिजन है उसमें जो बच्चे हैं उनके साथ, वो 6 साल से कम उम्र बच्चों के लिए अर्ली लर्निंग सेंटर वहाँ खोला गया। ये अच्छी बात है। उन बच्चों का तो कोई कसूर नहीं है कि उनकी जो माँ है वो जेल में, तो उन्हें तो तालीम चाहिए, वो तो सरकार को बिल्कुल उन्हें तालीम और सेहत का ख्याल तो रखना है। तो इसी तरह पूरे पाकिस्तान में ये जो जेलों वाला मामला है इस पे भी फ़िक्र करने की ज़रूरत है। तो हमने कहा आज इसके ऊपर बात करते हैं। और एक और ख़बर, पूरे पाकिस्तान में 4346 कैदी ऐसे हैं जो फांसी की सज़ा के अमल दरामद के मुंतज़र। तो बहुत सारी इस तरह की चीज़ें जिनको हमें सॉल्व करने की ज़रूरत है। अपने मेहमानों का मैं तारुफ़ करवाऊँगा। सबसे पहले मैं तारुफ़ करवाऊँगा, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के एक मशहूर वकील हैं, एक समाजी कारकुन है, इनिशिएटर ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन, ये इनका एक इदारा है लोगों की मदद करने का। तो ज़रा इनसे आपका तारुफ़ करवाते हैं। राना आसिफ हबीब साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र जी, खुश हैं ना? माशाल्लाह, गुड। हमारे दूसरे मेहमान ये बाय प्रोफेशन ये तबीब हैं, मगर इनका जो मकसद है, जो मतलब जिस वजह से आज हमारे साथ मौजूद हैं, वो ये कि ये जेलों में उन कैदियों की सेहत के लिए ये वहाँ पे हर वक्त मतलब वहाँ मुयस्सर अवेलेबल होते हैं और उनकी मदद करते हैं। गाहे बगाहे जाते रहते हैं जेलों में और उनके इलाज मुआलजे के लिए अपनी मदद आपके तहत कोशिशें करते रहते हैं। हकीम अरशी साहब हमारे साथ हैं, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक हैं आप? ग्रेट। सर पहले तो शॉर्टली मुझे ये बताइए कि जेलें क्यों होती हैं? देखिए, जेलों का मकसद जो है वो इस्लाह खाने का होता है, रिहेबिलिटेशन का होता है, और वो उन क्रिमिनल के लिए होती हैं कि जिन क्रिमिनल से माशरे को नुकसान पहुंचने का अंदेशा होता है, और यहाँ कोई उन्होंने इस तरह का जुर्म सरजद किया होता है जो कि सोसाइटी के लिए ख़तरनाक होता है। और ये उसलिए बनाई जाती हैं, और पाकिस्तान में भी ये मौजूद हैं, और इनका बाकायदा एक मैनुअल होता है, उसके मुताबिक ही चलना होता है, जेल मैनुअल के मुताबिक। मगर प्रैक्टिकली ये चीज़ें बदकिस्मती से 70 साल में नहीं हो सकी। मगर अब ये देखें ना, ये कितनी तकलीफ़देह ख़बर है कि जेलों में कैदियों को सोने के लिए शिफ्टों में सोना पड़ता है। ठीक है, अब खाने के उनके क्या मामलात होंगे? सर अच्छा, पंखा अगर किसी को मिल जाए तो वो उसकी लग्जरी में आए, पता नहीं उतने वो कोई बहुत बड़ा आदमी होगा, अमीर कोई आदमी होगा,
उसको पंखा दिया जा रहा है वहाँ पे। जी, ये तो अफसोस की बात है। देखें, जिसके पास पैसा है पाकिस्तान में वो हर सहूलत जेल में ले सकता है, मोबाइल फ़ोन भी ले सकता है, उसके लोग आ भी सकते हैं, मिल भी सकते हैं। जिसके पास पैसा नहीं है तो उसको तो जैसे ही जेल में जाता है कि उसे उसी वक्त ही आप देखें उसके घर वालों से पैसे मंगाए जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। और ऐसा भी है कि बहुत सारे कैदी जिनकी ज़मानतें हो चुकी हैं मगर उनके पास थोड़े से पैसे, वो जो एक जुर्माना उन्होंने अदा करना है, वो जुर्माना अदा करके वो बाहर आज़ाद शहरी की तरह ज़िंदगी गुजार सकेंगे, उनके पास वो पैसे अदा करने को नहीं है और वो वापस जेलों में सड़ रहे हैं। बहुत सारे केसेस ऐसे भी हमारे यहाँ मौजूद। आज इसी हवाले से बात करेंगे। आप दोस्त भी कॉल करिएगा। इस वक्त हमें एक वक्फे की तरफ बढ़ना है, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में जेलों की हालत ज़ार के हवाले से। राना आसिफ हबीब साहब हमारे साथ हैं और हकीम अरशी साहब हमारे साथ हैं। हकीम साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप विज़िट करते रहते हैं जेलों में इनके इलाज वगैरह के लिए, तो बेसिकली वहाँ पे कौन कौन से अमराज कैदियों में पाए जाते हैं जो कॉमनली हैं वहाँ पे? ज़रा थोड़ी सी सूरत हाल बताइएगा जो आप खुद देख के आते हैं, जो हमें घर बैठे लोगों को नहीं पता है। जल्दी अमराज तो बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, जल्दी अमराज, और हेपेटाइटिस A, B, C वगैरह तो मामूली सी बात है। अच्छा, हेपेटाइटिस भी है जी। इस वजह से कि देखें ना, साफ़ पीने का पानी होता है, ठीक है, ना ही खुराक होती है। वहाँ के खाने को भी अमूमन डीजल कहा जाता है जो कि वो खाते हैं। खुराक में क्या दिया जाता है? मकसद जो भी देते हैं वो जो तेल होता है इंतहाई नाकिस किस्म का होता है, जिसकी वजह से लाजमी बात है उनको बीमार तो होना है ना। फिर यह है कि ज़्यादातर जो हमारे पास पेशेंट भी आते हैं, जैसे जो छूट के आते हैं, उनके घर वाले हमारे पास लेकर आते हैं, तो ख़ारिश बहुत ज़्यादा, यानी जल्दी अमराज तो बहुत ज़्यादा होते हैं उन्हें। चुंबल हो गया, ख़ारिश हो गई, जिस्म पे दाद हो गए, फुंसियाँ हो गई, और ख़ास तौर से तो मकसद नफ्सियाती भी हो जाते हैं। काफ़ी लोग तो नफ्सियात पे भी असर पड़ता है उनके, इस वजह से कि मुस्तकिल टॉर्चर होना और घर से दूर। देखें ना, एक परिंदा को अगर आप मकसद अच्छे से अच्छे पिंजरे में भी कैद कर देंगे तो वो तो कैद ही होगी, मगर उसे कैद करने के लिए भी एक मुनासिब जगह हर एक को चाहिए होती है। ये तो हमारे दीन में भी है जी हाँ, कि किसी को भी इतना कैद ना किया जाए। लेकिन यही चीज़ ज़्यादातर देखने में आई है कि अमराज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मकसद एक दूसरे से फंगस भी लगता है उन लोगों को, एक दूसरे से अमराज भी लगते हैं। इस वजह से वहाँ कोई भी बुनियादी सहूलतें नहीं है, टॉयलेट नहीं है, अगर है भी तो बहुत ही पसमानदा। एक अगर 500 आदमी है तो उसके लिए एक टॉयलेट है, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या सूरत हाल होगी। सही। कॉलर हमारे साथ हैं, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, मैं रुखसाना जैदी हूँ। रुखसाना जैदी साहिब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसी हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, जैसे आप तो एक माशाल्लाह से आप लोग जो टॉपिक लाते हैं वो ऐसे लाते हैं, ऐसे लोगों को भी लेकर आते हैं, उसी से रिलेटेड होते हैं, और माशाल्लाह प्रोग्राम में बहुत अच्छी मालूमात हम लोग को हासिल भी होती है। तो आज जो आप लोग के मेहमान बुलाए हैं, तो उनसे मुझे एक थोड़ा सी ये बात करनी थी कि आप क्यों नहीं इस पर वर्क करते, कि जैसे भी आप कह रहे थे कि बच्चे भी वहाँ पे छोटे होते हैं जो कि वहीं पे पैदा होते हैं, और एक अच्छी बात है कि उनको लिए नर्सरी कैंप कर दी गई है, लेकिन उन बच्चों को बाहर क्यों नहीं? ऐसे बहुत सारे अदारे मौजूद हैं जहाँ पे गरीब बच्चों को पढ़ाया जाता है, वहाँ पे उनकी रिहाइश भी होती है, तो वहाँ पे क्यों नहीं शिफ्ट किया जाता और उनको छुट्टियों में लाके अपनी माँ से या बाप से जिससे भी मिलवा दिया जाए और उनको वहाँ रखा जाए? ऐसा हुकूमत क्यों नहीं कर रही? कुछ ऐसा सिचुएशन कीजिए, क्योंकि उनको आज़ाद है, उनको आज़ाद रहना चाहिए, आज़ाद माहौल में पलना चाहिए, और वहाँ उन्हीं जैसे कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो गरीब होते हैं, बिल्कुल उनका कोई और नहीं होता, तो वो उनके साथ एडजस्ट भी हो जाएंगे, रिहाइश भी होती है। तो कुछ ऐसा किया जाए। मुझे बहुत अफसोस होता है ऐसे बच्चों को देख के जो कैद है अपने माँ बाप के साथ, जो कोई कसूर नहीं, बिल्कुल बेकसूर, और बड़े भी हो जाते हैं, उनकी नफ्सियात क्या होती होगी। जी जी, बेहतर बेहतर, बहुत शुक्रिया। आप प्रोग्राम देखिए, हम बात करते हैं इस हवाले से। राना साहब, वैसे वाकई ऐसा क्यों मुमकिन नहीं हो पाता
उन बच्चों का क्या कसूर है। और ये जो अर्ली लर्निंग वाली जो खबर अभी मैं बता रहा था, ये सिर्फ एक जेल में, ये शायद पूरे पाकिस्तान में, शायद मुझे वैसे उम्मीद नहीं है किसी और जेल में भी ऐसा ये काम हुआ होगा। तो ये क्या ऐसे ही सिस्टम चलता रहेगा? कैदी भरते रहेंगे, कम जगह में हम ज़्यादा लोग घुसाते रहेंगे, या कैदियों की तादाद कम करेंगे, या इनको सज़ा दे के खाली करेंगे? क्या होना क्या चाहिए, क्या हो रहा है? फ़हीम भाई, अफसोस से कहना पड़ता है कि जितने भी सियासतदान हैं वो किसी न किसी टाइम पे या तो जेल में रहे हैं, या शायद एक आध ऐसे होंगे जो नहीं, जो अभी तक पब्लिक ऑफिस के बाद, लेकिन बदकिस्मती से उनकी तरजीहात ये नहीं है। जब से पाकिस्तान बना है उनकी तरजीहात ये नहीं है कि हम अपने इवन मैं आपको बताऊं कि जहां बच्चे होते हैं दुनिया में, वहां जेल स्टाफ यूनिफॉर्म भी नहीं पहनता। वहां पे स्टाफ ही अलग होता है, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वहां पे सोशोलॉजिस्ट होते हैं, वहाँ पे केस वर्कर होते हैं, वो लोग होते हैं। हमारे यहाँ नहीं, मैं दुनिया में बता रहा हूँ, जी वर्ल्ड में बता रहा हूँ। अब और हमारे यहाँ तो ये है कि फ़हीम भाई, जेल का गेट है ना, वहीं से पैसे शुरू हो जाते हैं। यानी अगर आपने वहाँ इंटर हुए तो वहाँ पैसे हैं, अगर आपने गलती से कोई साबुन मंगा लिया तो जो बाज़ार में 20 रुपये का मिलता है, वहाँ पर वो आपको 500 रुपये का मिलेगा। इसी तरह वहाँ जिसके पास पैसे हैं उसके लिए ज़िंदगी आसान है, जिसके पास पैसे नहीं है उसके लिए ज़िंदगी इंतहाई मुश्किल तरीन उसके लिए है। उसकी तारीख ही गुम हो जाएगी, उसको कोर्ट में पेश ही नहीं करेंगे अगर आप पैसे नहीं देंगे। आप खुद मतलब वो ज़िंदगी भर बाज़ कैदी इसलिए नहीं उनकी रिहाई हो पाती कि वो जो उनको कोर्ट में पेश करना होता है वो पैसे नहीं दे पाते। अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि जितने भी सियासतदान हैं ये फ़ख्र समझते हैं जेल में का चक्कर लगाना, और मतलब कि मैं हमने जेलें काटी हैं सियासी, ये तो यही जेलें काटी हैं, यही जेलें। और इन जेलों के लिए किया क्या? नहीं, इन जेलों के लिए किया क्या? हाँ, इन जेलों के लिए कुछ नहीं किया इन्होंने। ये सिर्फ जो अपना इनका सेल होता था, वहाँ 4-5 मुशक्कती होते थे, इनके हाथ पैर दबाने वाले और इस तरह के लोग होते थे। VIP AC लगा होता था, इनकी सब चीज़ें टेलीविजन से लेकर। उधर AC भी लगा हुआ है। हाँ, हर चीज़। कैदी के पास पंखा भी नहीं है। नहीं, आम कैदी के पास पंखा भी नहीं है, और हर सहूलत वहाँ पे इनको मैसर है। इनके अजीज़ो कारीब आके इनसे मिलते हैं, ये ख़ुद भी बड़े वहाँ पे इन्हें अखबारात, रसाइल और क्या क्या। और देखें, ये बड़ा कहते हैं कि इस्लामिक मुल्क और हम मतलब किसी अरबी को किसी अजमी पे फोकियत हासिल नहीं है, लेकिन जेल के अंदर आपने ABC क्लास बनाई हुई है। ये क्लास सिस्टम किस मज़हब में है भाई? हर कैदी को एक ही तरह आपने ट्रीट करना है। और आप यकीन करें कि ये अक्सर जब हम ऑफ द रिकॉर्ड कहीं बैठते हैं तो ये सियासतदान कहते हैं ये जेलें हमारी ATM मशीन है, ये हमें कमा के देती हैं और हम इनसे। और आप यकीन करें वहाँ रखा क्या होता है? जो क्रिमिनल तरीन कैदी होता है उसे हेड बनाया होता है, लाल टोपी वाला, उसको मुकद्दम कहते हैं। मुकद्दम का काम है कि लांडी जेल से रोज़ के 18 लाख 20 लाख इकट्ठे करके देना, सेंट्रल जेल से 15 लाख से 20 लाख इकट्ठे करके देना। अब वो लोगों को उल्टा लटकाए, लोगों को भरना करे। लोगों का अगर एक चेक बाउंस में मेरा कैदी चला गया तो उसने बोला मुझे पूरा भरना कर दिया और मुझे फ़ोन दिया अपने घर वालों को मिलाओ, सुबह हमें यहाँ पे 1 लाख रुपए चाहिए, वरना आपके साथ हम इबरतनाक सलूक करेंगे। और गटर के पानी से आपके नहलाएंगे, और गटर के पानी से आप नहलाओ, आप एक इंसान पे फेंको, उसको बोलो ये फ़ोन है आपके पास, अब घर वालों से पैसे मंगाओ। अल्लाह। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे जी। ब्रेक से वापस आते हैं तो बात करते हैं कि हमें किस तरह इन मसाइल पे काबू पाना है और नई हुकूमत को क्या एक्शंस लेने पड़ेंगे इन सारे मामलात और मसाइल जो जेलों से मुतल्लिक है, इनसे निकलने के लिए। आपसे मुलाकात होती है एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज जेलों की हालत ज़ार के हवाले से बात कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में हम। रान साहब, क्या आप समझते हैं कि किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है? ये जो कैदी हैं, ये किस तरह इनकी तादाद कम हो सकती है और इन्हें जो बुनियादी एक इंसानों को दिए जाने वाले जो मतलब जो बेसिक चीज़ें हैं वो कैसे हम इन्हें प्रोवाइड कर सकेंगे? सबसे पहले तो फ़हीम भाई, हमारी जुडिशरी को और प्रोसिक्यूशन को और पुलिस इन्वेस्टिगेशन को, ये 3 इदारे अगर जिस मुल्क में सही काम कर रहे हैं तो वहाँ जेलें नहीं भरती। वहाँ पे लोगों के मसाइल हल होते हैं। मुकदमात अगर आपके पास 15-20 लाख हैं तो अगर आप उसे निपटाते जाएंगे तो लोग आपके जो 90% कैदी होते हैं अंडर ट्रायल होते हैं, जिनका ट्रायल चल रहा होता है। तो अगर आप ट्रायल वक्त पे मुकम्मल करें, पुलिस इन्वेस्टिगेशन वक्त पे मुकम्मल करें, प्रोसिक्यूशन अपना रोल प्ले करे, जुडिशरी फैसले वक्त पर दे,
तो आपकी जेलों में से लोग कम हो सकते हैं। देखें, जेलें भरने से किसी मुल्क में कोई मसला हल नहीं होता। नहीं हुआ है। आपको प्रिवेंशन स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है कि हम लोगों को प्रिवेंट करें निचली सतह पे, कम्युनिटी की सतह पे। और सबसे बड़ी बात कि जो जब आप जेलों के ऊपर कोई विजिलेंस बोर्ड, कोई विजिलेंस कमेटी नहीं बनाएंगे जिसमें कम्युनिटी पब्लिक सेफ्टी कमीशन जो 2010 के पुलिस ऑर्डर में था, कोई पब्लिक सेफ्टी कमीशन टाइप की चीज़ नहीं बनाएंगे जो शहरियों पे मुश्तमिल हो, ना कि चंद अशखास पे ऐसे जो पे मुश्तमिल हो वो ना हो, तो फिर ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि ये रुकेंगी नहीं कहीं पे। कि सबसे पहले हम कोई ट्रुथ और रिकन्सिलिएशन माने तो सही कि हमारे माशरे में ये बुराई है और हमने इसको इस बुराई को ठीक करना है। और उसके लिए पहले 2-3 पॉइंट क्या करने हैं कि हमने ख़ास तौर पे जो एक तो बच्चों और यूथ का जो जेल है ख़ास तौर पे और ख़वातीन की, इनको एक रिहैब सेंटर अलग से आप बनाएं। कि आप देखें आपका कैरेक्टर वहाँ अगर लंदन में उसका इशू हुआ था तो उसको उन्होंने रिहैब में रखा था और वो बच्चा जो कैरेक्टर था फिर आके पाकिस्तानी टीम में खेल रहा है 6 महीने के बाद। सही। और उसकी ज़ात में इतनी इस्लाह आई कि वो पहले जो बयानात झूठ देता था अब वो झूठ नहीं बोलता और सब कुछ कोई भी नहीं बात करता, झूठ नहीं बोलता। बिल्कुल ऐसा तो ये इस्लाह खाने का इतना बड़ा किरदार होता है। तो बच्चों और ख़वातीन के साथ तो यूनिफॉर्म पर्सन होना ही नहीं चाहिए, नंबर 1। दूसरा, जो हमारे कैदी हैं उन कैदियों के साथ मैं समझता हूँ कि हमें एक पूरा एक जेल को रिहेबिलिटेशन स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा जिसमें शहरियों की शमूलत हो, चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, फेडरेशन हाउस हो, वहाँ जुडिशरी का नुमाइंदा हो, वहाँ मीडिया का नुमाइंदा हो, वहाँ NGO का, सिविल सोसाइटी का नुमाइंदा हो मौजूद, और वो विजिलेंस करे। और बाकायदा फूड का एक डिपार्टमेंट आपका क्वालिटी फूड अथॉरिटी है, सिंध फूड अथॉरिटी है, पंजाब फूड अथॉरिटी है, उसका रूल हो उन जेलों के अंदर जो फूड और बेवरेज दिया जाता है उसके ऊपर क्या है। और तीसरी चीज़, जो वहाँ पे निज़ाम है उसको ट्रांसपेरेंट करने के लिए आपको लाजमी कोई ना कोई चेक एंड बैलेंस का सिस्टम बनाना पड़ेगा। आज की जेलें जो हैं पाकिस्तान की, वो एक माफिया को रिप्रेजेंट करती हैं, जिस माफिया का काम है हुकूमत को रोज़ाना, हफ्तावार, महीने की सतह पर कमा के एक हैवी अमाउंट देना, खा उसमें कैदियों के साथ कोई भी सलूक कीजिए। वही कैदी जब बाहर निकलते हैं तो माशरे से ऐसा इंतकाम लेते हैं कि पूरा माशरा इंतशार का शिकार होता है। सही। सर, हकीम साहब आप क्या कहेंगे कि सेहत की जो बुनियादी सहूलतें होती हैं जो कैदियों को दी जा रही हैं, ये तो इंतहाई मुज़र, जो बुनियादी तौर पे कम से कम इन्हें क्या क्या सहूलतें यहाँ मिलनी चाहिए? कम से कम इन्हें पीने का पानी तो साफ़ मिलना चाहिए, साफ़ पानी ये पीने इनका का बुनियादी तो हक मिलना है। चाहिए जी। और ग़िज़ा इनको मिलनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि जहाँ इतने खराजात होते हैं वहाँ जेलों के अंदर कम से कम महीने में एक दफ़ा जो गंदगी उस पर चूना वगैरह या कोई ऐसा स्प्रे लाजमी होना चाहिए, इस वजह से कि वहाँ जो मच्छर होते हैं उससे एक दूसरे को बीमारियाँ लगती हैं। उसके अलावा ये समझिए एड्स तक मौजूद है जेल के अंदर। जी। और इन्हें चाहिए कि टेस्ट करें, जो HIV के जरासीम वाले लोग हैं उनको अलग करें वो, ताकि दूसरे लोगों को ये ना लगे। सही। अच्छा राना साहब, ये जो सज़ाए मौत के कैदी हैं जिनको सज़ा सुना दी गई है वो 4346 कैदी जो हैं, ये सिर्फ पंजाब में हैं। तो इनका क्या करेंगे ये लोग? मतलब उन्हें सज़ा या तो सारी उम्र कैद पे ही रखना है उन्हें? क्या इस बारे में प्रोसेस भाई बहुत स्लो है ना, कि वो अपील फलां जगह जाएगी, सेशन में होगा, हाई कोर्ट जाएगी, सुप्रीम कोर्ट जाएगी, सदर पाकिस्तान जाएगी। ये प्रोसेस आपने इतना लेंदी रखा हुआ है कि जो लोगों को ज़लील रुस्वा करता है। अगर आप अपनी ज़ात की आसानियों के लिए एयरपोर्टों पे हर जगह प्रोसेस आसान कर सकते हैं जहां आपकी ज़ात को फ़ायदा है, और तो आप क्यों ना इस निज़ाम को, फहीम भाई, सिस्टम को, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जिसको हम आसान अल्फाज में कहते हैं, उस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को 1860 के लॉर्ड मैकाले के निज़ाम को क्यों आप उस तरह नहीं चेंज कर पाते जिस तरह के आप अपनी ज़िंदगियों में नए एयर कंडीशन, नई गाड़ियाँ, नई आप मोबाइल फ़ोन जो दुनिया में लॉन्च होता है, मोबाइल फ़ोन आप देख लें ब्रांड का पाकिस्तान में उसी दिन लॉन्च होता है। तो आपने अपना मटेरियल कल्चर ये तब्दील कर दिया, लेकिन आपने अपना लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कल्चर जो है वो आपने ऐसे, वो अंग्रेज़ ने तो इसलिए रखा था कि वो आपको ग़ुलाम रखता था। वो जेल में एक ऐसा बंदा होता था जो कमा के लोगों को टाइट करता था, टॉर्चर करता था। लेकिन मैं समझता हूँ कि खुदा का खौफ और अकीदा आखिरत का खौफ लोगों के दिलों से निकल गया है, और वहाँ का जो DIGs है, IGs है, या वहाँ का सेक्रेटरीज है जेल का, या उन्होंने यही सोच लिया है कि ये एक हमें ऐसा जगह मिल गई है कि जहाँ से हम जितना कमा सकते हैं उतना कमाएं।
बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच राना साहब, आप तशरीफ़ लाए, आपका भी हकीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ शो में बात करके हम इन मसाइल को कुछ हल नहीं कर सकते हैं, मगर जब तक उनका ज़िक्र नहीं करेंगे ना, उनका हल मुमकिन नहीं है। हम सब जानते हैं, हम सब जो कभी जेलों में नहीं गए, और वो सारे लोग जो ईवानों में बैठे हुए हैं, जो जेलों में जाने का बैज फ़ख्रिया तौर पे लगा के बैठे हुए कि हमने जेलें काटी हुई हैं, उन सब को इन हालात का पता है। और पुलिस के वो जो सारे इंतज़ामी अमूर संभालने वाले ये जो लोग हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स जो अपने बच्चों को ये रिस्क खिलाते हैं यहाँ से ये हराम कमा के, उन सब की पकड़ाई होनी चाहिए। मैं इमरान खान साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि इन सारे मामलात पे और इन करप्शन के ये जो मामलात हैं कैदियों के हवाले से, इन पे भी नज़र डाली जाए। और चीफ़ जस्टिस साहब से भी दरख्वास्त करते हैं कि सर ये जो इतने सारे लाखों की तादाद में जो पेंडिंग केसेस हैं, इनको सॉल्व करने के हवाले से भी कुछ ना कुछ किया जाए। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो एक और अलग मौजू पर बात करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। वक्फे से पहले जैसा कि आप जानते हैं कि हम पाकिस्तान की जो जेलें हैं उनके हालत ज़ार के हवाले से बात कर रहे थे, और जो एक मसला वो जो जेलों में मुकीम, जो जेलों में रहने वाले जो कैदी थे उनको दरपेश था, सबसे बड़ा वो था साफ़ पानी का और उनकी सेहत के हवाले से। ये मामला सिर्फ जेलों का नहीं है, ये वो उन कैदियों का मसला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान में मौजूद जो शहरी हैं वो भी कहीं ना कहीं इसी किस्म के अमराज का शिकार हैं। साफ़ पानी का ना होना, पीने का साफ़ पानी ना मिलना, ये एक बहुत बड़ा मसला है, और इस मसले की वजह से पाकिस्तान में इतनी बड़ी तादाद में लोग मुख्तलिफ़ अमराज में, मैदे के अमराज में मुब्तला हैं, वो जल्दी अमराज में मुब्तला हैं, और इनका हल ढूंढने के लिए हम कोई ख़ास हुकूमती सतह पे कोशिशें तो जारी नहीं हैं, मगर हमारे यहाँ हमारे शो में आज एक इसी तरह हर्बलिस्ट मौजूद है जो हर्बल ट्रीटमेंट के हवाले से हमें बताएंगे कि ये जितने भी हमारे जो बुनियादी मसाइल हैं जो शहरियों के सेहत से मुतल्लिक, जिसमें आज हम जिक्र करेंगे मैदे के मसाइल, जल्द के मसाइल और ये हड्डियों के मसाइल, इन पे कैसे काबू पाया जा सकता है और इनकी बुनियादी वजूहात हैं क्या, क्यों इनका हमें सामना करना पड़ता है। आप सिर्फ ये देखिए कि हमारे यहाँ जो एक औसत उम्र है किसी शहरी की वो है 58 से 62 साल, और दुनिया में ऐसे ममालिक भी मौजूद हैं जहाँ पे औसत जो उम्र है वो 88 साल से 92 साल। तो ये 30 साल का जो इतना बड़ा फ़र्क, ये और 30 साल की ज़िंदगी एक मेयारी ज़िंदगी में कैसे मुंतकिल हो सकती है, आज ज़रा इस हवाले से भी बात करते हैं कि सेहत के मेयार को कैसे बेहतर बनाया जा सकेगा। हुमैरा नाज साहिबा हमारे साथ हैं, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। एक अच्छी सेहत के साथ जो मेयारी ज़िंदगी होती है वो कैसे हासिल की जा सकती है, उसका राज आप क्या समझती हैं? अब हासिल तो नहीं कर सकते, अब वो दौर आ गया कि हासिल तो नहीं कर सकते, हाँ खुद अपने तौर पे हम उसे कोशिश करके बना सकते हैं अपने तौर पे, क्योंकि कहीं से भी कोई चीज़ हमें मयारी मिल नहीं रही है, कोई खालिस चीज़ मिल नहीं रही है। हर चीज़, कल मैं मतलब एक डेयरी फार्म से जिक्र हो रहा था और उनसे मेरी बातचीत चल रही थी, तो मुझे बड़ी हैरत हुई ये सुन के, क्योंकि मैंने उन्हें कहा कि डेयरी का जो दूध खुला होता है वो पीना सेहत के लिए सही है। मुझे ये पता चला कि जी भैंसों को एक इंजेक्शन दिया जाता है और उससे जो दूध की फरावानी होती है, और भैंस की एक मुद्दत होती है दूध देने की 3 महीने या 6 महीने उन्होंने मुझे बताया, और उसके बाद जब भैंस बिल्कुल दूध देना बंद कर देती तो एक आखिरी इंजेक्शन स्टेरॉइड का लगता है। वो समझ लें कि वो भैंस के लिए तो जहर है ही, जो दूध उससे पैदा हो रहा है वो हमारे लिए भी जहर है। तो बड़ा मैं मतलब हैरान हुई कि ये फिर तो वो इंसान दूध क्या है, खाए। ये तो वो दूध है जो आप जो खालिस, जिसको हम खालिस कहते हैं, जी, जिसको हम खालिस उस कहते हैं। दूध में पानी शामिल होता है, उस दूध में पानी शामिल होता था, वो बेहतर था।
लेकिन अब ये वो दूध है जो भैंस देती है इंजेक्ट करके, जो भैंस दूध देती है वो इंजेक्शन, यानी जो हम चिकन का कहते थे कि चिकन स्टेरॉइड्स वाली हम खा रहे हैं वो हमारे लिए नुकसानदेह है, अब हम रिसर्च, हम दूध की तरफ आ गए हैं कि दूध भी हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। तो मतलब हम क्या करें ऐसी चीज़? वही बात है कि हम पूरी ऑथेंटिक, कुछ लोग हैं ऐसे भी जो प्योर दूध प्रोवाइड करते हैं, वो थोड़ा महंगा है, हम जाहिर सी बात है, फिर वही बात है, कम खा लो, थोड़ा खा लो, लेकिन सेहत अपनी बचाने के इंजेक्शन लिए तो वहाँ भी लगते होंगे, मैं बताऊँ, लगते इंजेक्शन तो के होंगे बगैर तो ऑब्वियसली। दूध निकलता ही नहीं। कंजप्शन पूरी नहीं हो सकती, जो हमारी कंजप्शन है वो चिकन कितनी कंजप्शन बढ़ गई तो जाहिर है इसी तरह के तरीक़ेकार होंगे फिर पैदावार के लिए। तो हमें, मैंने वही कहा ना कि हम थोड़ा इन ग़िज़ाओं से थोड़ा सा हट जाएं, कम कर लें अपने आप को। हम सब्ज़ी खाते ही नहीं है, सब्जियों की तरफ पता नहीं हमारा क्या वो है कि हम रुजू नहीं करते। चिकन सब्जी की कीमतें एक जैसी होगी, समझते हैं कि शायद चिकन ही अब हमने खाना है। सब्जी और दालों में भी प्रोटीन्स हैं, ऐसा नहीं है, दालों में वो प्रोटीन्स हैं जो आप बड़े बड़े, मतलब आप रेस्टोरेंट्स में जाएं आपको पता चलेगा जी इस गोश्त में ये प्रोटीन है, तो आपको वो दाल में भी कहीं ना कहीं मिलेगा, बीन्स, लोबिया, ये सब चीज़ें। हमने कहा ना, हमें खुद पता चलना चाहिए कि हमने अपनी डाइट को किस तरह कंट्रोल करना है। सब्जियां और फ्रूट्स, कल मैं गई हूँ, मुझे आड़ू, मैंने ज़िंदगी में कभी इतना बड़ा आड़ू नहीं देखा और मैं इतना बड़ा आड़ू देख के मैंने कहा ये किस किस्म की फ्रूट्स हैं जो हमें प्रोवाइड किए जा रहे हैं। यानी वो जाहिर सी बात है कि वो ऐसे हैं, वैसी खाद डाली जा रही है जो इतना बड़ा फ्रूट हमें प्रोवाइड हो रहा है। लेकिन हम अगर परचेजिंग करने जाते हैं तो देखिए जो चीज़ छोटी होगी उसका जायका आप देखिएगा बिल्कुल मुनफरिद होगा और वो हमें खाने में भी टेस्ट उसका पता चलेगा, चाहे वो सब्ज़ी में हो चाहे वो फ्रूट्स में हो। आप छोटी चीज़ लीजिए, आपको वो जायका भी देगी और आपके लिए फ़ायदेमंद भी होगी। अब आ जाते हैं हम अपनी प्रॉब्लम्स की तरफ कि हमें हड्डियों का प्रॉब्लम या मैदे का प्रॉब्लम हो क्यों रहा है। हम डाइट की तरफ भी आ जाते हैं कि हमने अपने मिर्च मसाले इतने बढ़ा दिए हैं, प्रिजर्व केमिकल्स वाली चीज़ें इतनी बढ़ा दी हैं कि हमारा लीवर इफ़ेक्ट हो रहा है। लीवर इफेक्ट हो रहा है, इट मीन्स आप देखिए हेपेटाइटिस सी कभी इतना सुनने में नहीं आया था, बी इतना सुनने में नहीं आया था, जिसको देखो एसिडिटी की प्रॉब्लम तो हर बच्चे को है, बच्चे को है। एसिडिटी ही स्टार्ट है आपका, उसके ऊपर पहले एसिडिटी होती है, फिर वो बढ़ते बढ़ते लीवर पे जख्म होना शुरू हो जाता है, फिर एक वक्त ऐसा आता है कि वो हेपेटाइटिस की तरफ चला जाता है। तो हमें कोशिश करनी है कि हमें अपनी बॉडी को जितना जल्दी हो जाए डिटॉक्स करना है। डिटॉक्स करने का मकसद ये है कि हम जो कुछ खा रहे हैं उसके बाद उसको हज़म करने के लिए हमने कुछ ऐसी चीज़ें लेनी है, या तो खाने में इस्तेमाल कीजिए, अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए, सौंठ पाउडर का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए, मिर्च मसाले कम खाएं, पुदीना मतलब वही ना चटनी, हम लोगों ने घर में जो मेहनती काम होते थे वो ख़त्म कर दिया। हम हर चीज़ बनी बनाई बॉटल्स में लाते हैं, केचप बॉटल में लाते हैं, चटनी भी अब तो हर चीज़ बॉटल में प्रिजर्व केमिकल्स के तौर पे मिल गई है। दोपहर में खाने का लाजमी जुज़ होता था पुदीने की चटनी और सलाद जी। और सलाद के लिए मुझे याद है कि मैं पंजाब में हुआ करता था तब, तो कहा जाता था कि भाई देसी खीरे लेके आना। अब देसी खीरे वो छोटे होते थे और वो ज़ाहिरी तौर पे इतने खूबसूरत भी नहीं होते थे, स्किन उनकी इतनी अच्छी भी नहीं होती थी, मगर वो हमें कहा जाता था कि देसी खीरे जो है ना वो लेके आइए। देसी खीरे और ककड़ी, ये सलाद, ये हमें खाना चाहिए साथ साथ। और अब ये है कि अचार भी आप देखें, मसाले केमिकल, अचार बहुत बेहतरीन है खाना। मैं ये कहती हूँ अचार में वो सारे मसाले हैं जो आपकी प्रॉब्लम्स को हल करते हैं। उसमें कलौंजी है, उसमें मेथी है, अजवाइन है, उसमें मतलब आप ये अचार स्टमक के लिए वो ठीक है क्या? घर का अचार, अच्छा घर, जिसमें केमिकल नहीं होगा, सरसों का तेल होता है उसमें, आप देखिए घर का अचार बना हुआ, आप थोड़ा थोड़ा खाइए, वो हाजमे के लिए बेहतरीन है। अच्छा, उसमें लहसुन डालें, हर चीज़ डालें, हर सब्जी डाल दें, आप फलियां जो है वो डाल दें। आप देखें, ये देखिए मैं थोड़ा सा ये आपको दिखाऊंगी कि लीवर का जो इफेक्ट है, ये हमारी बॉडी के अंदर ये लीवर होता है, और ये जब हम मिर्च मसाले खाते हैं तो ये सही वर्क नहीं करता। इट मीन्स के बॉडी के अंदर प्योर ब्लड सर्कुलेट नहीं हो रहा। हमें इस लीवर को बचाना है। लीवर आपको पता है जब अगर ये बढ़ जाता है तो ये कैंसर की तरफ चला जाता है। हमें इस लीवर की फंक्शन को फास्ट करना, और इसी को देखते हुए जब मेरे पास ये सामने पिक्चर आई थी तो मैंने इसको देखते हुए पहले मैंने रिसर्च की कि करना क्या है, अब हम कौन सी ऐसी मेडिसिन बनाएं। हमने एक मेडिसिन अपनी बनाई, ये है हर्बल लीवर डिटॉक्स। लीवर से रिलेटेड है, डिटॉक्स करती है बॉडी को, ब्लड प्योर करती है, आपके हार्मोन्स को बैलेंस करती है। यानी ये एक छोटी सी डिबिया, मैं हमेशा कहती हूँ कि ये मैंने एक छोटी सी जो डिबिया में बॉटल में भर दी है, मुझसे खुद मैजिकली बन गई। मैंने सोचा कुछ और था कि ब्लड प्योरीफाई, सिंपली एक मैंने सोचा कि ब्लड प्योरीफिकेशन के लिए मैं ऐसी चीज़ लाऊं जो ब्लड प्योर कर दे। लेकिन इससे हुआ ये कि स्किन साफ़ होना शुरू हो गई, बाल अच्छे होना शुरू हो गए, आपके जो खाने का निज़ाम हज़म है वो दुरुस्त होना शुरू हो गया। तो जब फिर बॉडी खुद ब खुद सही हो जाती है। जब आपका वर्किंग में आ गया लीवर,
प्योर ब्लड सर्कुलेट हो गया, मूवमेंट हो गई, तो ऑब्वियसली सही। ठीक अच्छा, हो गया। एक कॉलर हमारे साथ होल्ड पे, जल्दी से इन्हें सवाल ले लेते हैं, फिर ब्रेक का भी प्रेशर आ रहा है मुझ पे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं फ़हीम भाई आप? बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रही हैं और क्या सवाल? हुमैरा बात कर रही हूँ मियाँ वाले से। हमारा साहब मियाँ वाली से क्या पूछना चाहती हैं आप? बहुत ज़बरदस्त शो है और जो आपके पास गेस्ट भी आते हैं बहुत अच्छे होते हैं, और मैं सुन रही थी उनकी बात, बहुत Thank अच्छी you. बातें बता रही थी। वाकई सब्जी और फ्रूट जो है वो उसका अपना एक जो साइज होता है ना, अगर वही लिया जाए तो वो बेहतर ही होता है, जैसे आप बता रही हैं। अब हमें भी इस बात की नो हाउ होने वाली है या होती रहती है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है इन्फॉर्मेशन लेके। बिल्कुल और मैं सही। अपना क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगी कि मेरे बेटे हैं फर्स्ट ईयर क्लास में, मतलब 16 ईयर्स है उनकी, तो मैं उस हवाले से पूछना चाहूंगी कि उनकी ना स्किन में थोड़ा सा एक्ने का प्रॉब्लम भी है और हेयर फॉलिंग का भी है, ठीक। तो अगर मुझे उस हवाले से कुछ बताएं। वैसे मैं माशाल्लाह उनको डाइट बहुत अच्छी देती हूँ, वेजिटेबल, फ्रूट्स और गोश्त भी, दालें भी, सब्जियां भी, हर चीज़ मतलब मैं देती हूँ। डाइट मेरी बच्चों की बिल्कुल ठीक है, लेकिन बस थोड़ा सा उन्हें स्कूल कॉलेज आने जाने में जो थोड़ा ट्रैवल करना पड़ता है उसकी वजह से शायद उनको एक्ने का, बिल्कुल सही है, बिल्कुल hair सही। falling का आप हुमैरा जी, आप प्रोग्राम देखिए। अभी हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। ब्रेक से जैसे ही वापस आते हैं तो फिर मैं हुमैरा नाज साहिबा से पूछता हूँ कि जनाब आपका जो 15 साल का बेटा है, उनके स्किन के और जो बालों के गिरने के जो मसले हैं, ये कैसे हल हो ब्रेक के सकते हैं? बाद हुमैरा जी का जवाब हुमैरा जी से लेंगे। हुमैरा जी से लेंगे। तो जनाब फिर एक ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास। हुमैरा नाज हमारे साथ हैं और वक्फे से पहले हमें एक और हुमैरा उनकी कॉल आई थी। उन्होंने अपने बेटे के मुतालिक पूछना चाहा था। अच्छा, उनका 15 साल का बेटा है जिनको एक्नी का प्रॉब्लम है और हेयर फॉल का प्रॉब्लम है। तो ये अच्छा, ये तो एज भी होती है मेरा ख्याल एक्नी के लिए। क्या कहती हैं आप 15 साल की उम्र में? एज होती है। एज से मसला ये है कि जब एज होती है हम उस वक्त छोड़ देते हैं बच्चों को, कहते हैं जी ये एज है, ये तो होगी, थोड़े दिन बाद खत्म हो जाएगी। लेकिन अब वो दौर नहीं रहा है, अब वो खुराकें नहीं रही हैं बच्चों की। बच्चे क्या करते हैं जी, नोचिंग की वो निशान रह जाते हैं, फिर वो बढ़ते चले जाते हैं। बढ़ना क्या होता है, अब इन्होंने कहा कि खुराक सही मिल रही है, ठीक है, लेकिन जो बाहर डस्ट उड़ रही है, मैंने एक दफ़ा बताया था कि टायर का जो पार्टिकल होता है जब वो रोड से रब होता है वो डस्ट में शामिल होता है और वो हमारे बालों पे, स्किन पे जाके बैठता है। जितना कचरा है, एक दफ़ा मैंने मिसाल दी थी कि तंदूर की रोटी जो हम खाते हैं, बाहर जो गटर का जो कचरा होता है वो बाहर निकाल के लोग छोड़ देते हैं, उठाता कोई नहीं है, तो वो गायब कैसे होता है? वो हवा में पार्टिकल्स में जा रहा होता है, वो आटे में चिपक रहा है, कहीं चिपक रहा है। आप तो नहीं इतना, आप यहाँ तो है ही नहीं ना हेल्थी खाना खाने का, ठेलों वाले खानों पे जी सब जगह उड़ के जा रहे हैं। जो खुला है खाना वो सब जगह उड़ के डस्ट जा रही है, वो हम खा रहे हैं, वो हमारी स्किन पे अभी आके बैठ रहा है, तो हम उसे क्लीनिंग नहीं करते। अब हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है जी हफ्ते में सिर्फ 2 दफ़ा शैम्पू करना है, इसके अलावा करना ही नहीं वरना बाल ख़राब हो जाएंगे। मैं कहती हूँ जो माहौल हमारा ख़राब है उसमें दिन में 2 दफ़ा शैम्पू करें तो भी आपके लिए कम है, क्योंकि इतनी डर्ट है, इतनी गंदगी है, उसमें हमें क्लीन करने की ज़रूरत है, साफ़ करने की। फेस को मैं ये नहीं कहती कि दिन में आप 5 दफ़ा फेस वॉश से ही वॉश करें, हम 5 दफ़ा वज़ू भी तो करते हैं। हम नमाज़ पढ़ेंगे तो हमारा पानी से धुल रहा होता है, हमें ज़रूरत नहीं है हमें कि हम फेस वॉशेज़ यूज़ करें। सिर्फ 2 दफ़ा, दिन में 2 दफ़ा से ज़्यादा फेस वॉश यूज़ नहीं करना चाहिए। इस बच्चे की कंडीशन कुछ इस तरह की होगी, मैं ये फेस पे दिखा रही हूँ, ये स्किन सैगी हो जाती है जब आप धूप में बाहर निकलते हैं, तो ये देखें पिगमेंटेशन भी आते हैं और ये पोर्स जो इनलार्ज हो जाते हैं। तो बहुत शदीद बुरी हालत है ये मैंने ट्रीट इनको किया था, और इसमें ये होता है कि आपका जो पोर्स इनलार्ज हो रहा है, हमें उस पोर्स को मिनिमाइज करना है, बंद नहीं करना, क्योंकि स्किन भी सांस लेती है, तो हमने इस पोर्स को मिनिमाइज करना है, स्किन को ऑल टुगेदर, क्योंकि उस बच्चे का जो है वो बाल भी गिर रहा है और स्किन भी ख़राब हो रही है। इट मीन्स के जो सर के पोर्स हैं वो भी खुल रहे हैं और जो स्किन के जो पोर्स हैं वो भी इनलार्ज हो रहे हैं। तो हमें दोनों को बैलेंस करना है। उन दोनों के लिए खाने की मेडिसिन तो यही होगी, क्योंकि डिटॉक्स करना है हमें सही तरह से। दूसरी चीज़, मैं पूरा एक पैकेज देती हूँ जो एक्नी ट्रीटमेंट कहलाता है। इस पैकेज के अंदर आपके पास मास्क भी होगा जो आपके पोर्स जो इनलार्ज हो चुके हैं उसको मिनिमाइज करेगा, स्किन को श्रिंक करेगा। क्रीम होगी जो ऑल टुगेदर स्किन की टोन को ठीक करेगी, गोरा नहीं करेगी। मैं गोरा करने को फोकस नहीं करती हूँ, पूरा आपने ट्रीटमेंट लेना है। निखार आ जाए जिल्द पे मेरा ख्याल काफी होता है। देखिए, स्किन को हमने
फ्लॉलेस करना, बस ये आपकी फ्लो हो गई, आपका ये स्किन का जो है रिखार या एक से दो टोन। ये नहीं सोचो कि जी वो गोरी है तो हमने ऐसे ही, उस अल्लाह ताला ने उसको गोरा पैदा किया, वो गोरा है, वो ऐड में आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसने वो क्रीम लगा के अपने आप को गोरा किया है। ये हमेशा सोचिए कि अगर वो ऐड कर रहा है तो वो उस क्रीम से गोरा अल्लाह नहीं ताला हुआ। ने जिस तरह भी पैदा किया है ना, वो बड़ा मुकम्मल और खूबसूरत पैदा अपने किया आप को, मैं कहती हूँ अगर आपको रंग कम भी है तो अपने आप को इस तरह पेश करें कि हम अपने आप को निखार के पेश करें। ज़रूरी नहीं है कि हम ये सोचें कि हम काले हैं तो हम खूबसूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने हर बंदे को ये सोच कर पैदा किया कि ये मेरा बंदा खूबसूरत है अपने लिहाज से, हर तरह से। कोई कुछ भी कहता रहे दुनिया में, देखिए कोई भी इंसान किसी से खुश नहीं है, ये मैं बता दूं। आपको कहीं ना कहीं कोई बंदा ऐसा मिलेगा जो आपने 10 खामियां निकालेगा। आप अपने आईने पे सामने खड़े हों और खुद अपना तज्जिया करें, किसी से ना पूछें। ये आज का दौर ऐसा हो गया, वाकई अपने लिहाज से जो आपको सही लगता है ना कि हाँ जी ठीक है मैंने ये अपने लिए एक सही काम किया है, मुतमईन होकर काम कीजिए। अल्लाह से मैं कहती हूँ बातचीत करें, हम तो अपना बिल्कुल भूल गए ना अल्लाह को। अच्छा, एक और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हंसते वक्त ना ऐसे मुंह छुपा लेते हैं, वो समझते हैं कि हमारी हंसी अच्छी नहीं लग रही। समझते हैं हम हंसते हुए अच्छे नहीं लगते। और कुदरत, एक ये हकीकत है कि कुदरत ने एक ये मुस्कुराना, हंसना, ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है कि इसमें हर इंसान खूबसूरत लगता है। कोई इंसान ऐसा हो ही नहीं सकता जो खूबसूरत ना लगे। अब मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, लाफिंग लाइंस मेरी खत्म हो जाएंगी। क्यों? आप हंस रहे हैं, ये लाफिंग लाइंस कैसे खत्म हो सकती हैं? खत्म तो हो जाएंगी, बहुत सारे और भी तरीके हैं खत्म करने के लिए, लेकिन आपकी वो मुस्कुराहट नहीं रहेगी। फिर आपको बड़ा सोच के हंसना पड़ेगा, मुस्कुराना पड़ेगा इस चीज के लिए। सही बात। एक कॉलर हमारे साथ है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, राहत बात कर रही हूँ कराची से। राहत साहिबा, आपको खुश आमदीद कहते हैं हम। कैसी हैं आप? ठीक हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। किसके बारे में पूछना चाहती हैं? मैं 2 सवाल पूछना चाहती हूँ। एक तो चेहरे पे बारीक बारीक दाने निकल रहे हैं, ठीक है, उसकी वजह बता दें, और उसका ये बताइए कि क्या क्या इलाज है उसका। और दूसरे, हड्डियों के जो दर्द है उसका क्या इलाज है और कितने अरसे का है? ठीक है, कितने अरसे का है हड्डियों का जो दर्द है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप तफसील से बताइएगा, और कितने अरसे का और क्या इलाज है? ठीक है, दोनों चीज़ों का बताइए प्लीज़। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, पहला सवाल जो इन्होंने स्किन पे कहा कि बारीक दाने हो जाते हैं, वो एक्नी नहीं है, वो आपकी स्किन की एलर्जी है। किसी भी चीज़ से आपको जब एलर्जी होगी, कोई चीज़ आपको सूट नहीं करती, हवा भी हो सकती है वो आपको सूट नहीं कर रही है, आपको उसके लिए सूदिंग करने की ज़रूरत है स्किन को। आपने इस पर किसी किस्म का कोई मास्क या कोई फेस वॉश ऐसा नहीं लेना कि आप सोचें कि जी ये ख़त्म हो जाएगी। एक तरीके से ये इरिटेशन है, ये बाज़ औक़ात उस वक्त भी होती है जब आप गोरा करने की क्रीमें बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो स्किन की इरिटेशन उससे बढ़ जाती है। सन प्रोटेक्शन और यूवी प्रोटेक्शन जो होती है वो ख़त्म हो जाती है स्किन की। तो आपने इसके लिए सिंपली, मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ, मैं मास्क तो खैर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करती हूँ। आपने सिर्फ बोरिक पाउडर लेना है, पेस्ट बनाना है, रोज़ वाटर में वो लगाना है, आपका ये जो मसला है ये हल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। हड्डियों के बारे में पूछा उन्होंने। हड्डियों के लिए जो ट्रीटमेंट है ये देखें डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन क्या है। सबसे पहले तो मेरे नंबर्स स्क्रॉल हो रहे हैं, और अगर आप कराची में हैं तो मेरा सेंट्रम मॉल है लकी वन के बिल्कुल जस्ट एडजेसेंट, उसमें M51 गजाली हर्बल के नाम से मेरा आउटलेट है। आप वहाँ आके चेकअप भी करा सकती हैं बाकायदा। हम देखें, मैं इसलिए कहती हूँ जो लोग मोटे हैं, जो लोग कराची में आ सकते हैं, जो अपना BMI, मैं BMI टेस्ट इसलिए कह रही हूँ कि वहाँ मेरे पास BMI पूरा ऑल टुगेदर आपका बॉडी मास इंडेक्स ये पूरा टेस्ट होता है, उसके बाद फिर मैं सजेस्ट करती हूँ। अगर आ सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं है तो पूरे पाकिस्तान में आप मुझे अपना वेट बताइए, उस लिहाज से फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपने करना क्या है। बिल्कुल सही है जी। मजीद कॉल्स का सिलसिला और इंफॉर्मेशन का सिलसिला जो है ये जारी है, मगर एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और इस वक्त बात कर रहे हैं हर्बल ट्रीटमेंट के हवाले से। हुमैरा नाज हमारे साथ हैं। अच्छा हुमैरा जी, हमने पहले बात की थी मैदे के मसाइल के हवाले से, तो आपने बताया कि खुराक में आपको जो है ना वो सब्जियां खानी चाहिए, आपको जो है वो सलाद का इस्तेमाल करना चाहिए और इस तरह की सारी चीज़ें। ठीक है, ये तो हो गया, मगर ये तो है
खुराक को अगर तब्दील करके उसका इलाज किया जाए, दवा के एतबार से आपके पास क्या है? और जो लोग इस स्टेज पे आ चुके हैं कि अब फ़ौरन दवा उन्हें खुराक से असर, ग़िज़ा से असर नहीं होगा, तो उनके लिए क्या दवा आप सजेस्ट करते हैं और क्या कहते हैं? मैदे के लिए मैं हमेशा यही कहती हूँ कि ये दवाई खानी है। और मैं भी साथ एक चीज़ आपको बता रही थी, बेलगिरी का मुरब्बा जी। मैं अगर किसी को बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है मैदे की, के हेपेटाइटिस बी की तरफ आता है, क्योंकि सी तो लास्ट है, बी की तरफ भी आ गया, तो ये दवाई के साथ साथ आपने बेलगिरी का मुरब्बा, अगर शुगर है तो फिर वो बेलगिरी आपको फ्रेश मिल जाएगी, वो खाना है। ठीक अच्छा, है। ये मुरब्बा कहाँ से, किसी पंसार से किसी भी पंसार स्टोर से मिल जाएगा। आपने 1 चमचा सुबह निहार मुँह लेना है और साथ में ये 1 गोली दूध के साथ लेनी है। इंशाअल्लाह ताला देखिए, इलाज टाइम मांगता है, कम से कम 3 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने। ठीक है। और ये जो मुरब्बा होता है, इसका जो शीरा होता है, ये भी साथ खाना होता है? शीरा साथ ले सकते हैं, दोनों साथ चीज़ें ने। और शुगर पेशेंट है तो मैंने कहा फ्रेश मिल जाती है, वो ज़्यादा शीरा भी है। और दूसरी चीज़, हम जो अब मैदे के साथ साथ मसाइल और भी हैं, जैसे मैंने अभी एक खातून की कॉल आई थी कि जी वेट के हिसाब से उन्होंने मुझसे पूछा, हड्डियों के हिसाब से पूछा। तो हड्डियों का देखें, सबसे पहले आप मुझे जिक्र कीजिए कि प्रॉब्लम है कहाँ से, क्योंकि हड्डियों की प्रॉब्लम जो हम जिक्र करते हैं, ये हो रहा है घुटनों में, बच्चे के घुटने में दर्द हो रहा है, बच्चा तो छोटा है, उसके घुटने में क्यों दर्द हो रहा है? कमर में दर्द हो रहे हैं, कमर के मोहरों में। वो इसलिए हो रहा है कि हम जो ये जो ड्रिंक्स, कोलाज का इस्तेमाल हमने बहुत बेजा बढ़ा दिया है। तो बच्चों को तो कम से कम, पैदा हुए हुए बच्चे जैसे 6-8 महीने के बच्चों को हम लगा देते हैं कोल्ड ड्रिंक सिरप, ये बिल्कुल ना दें, जहर है, जहर। मैं कह रही हूँ कि बच्चों को ड्रिंक्स किसी किस्म का आप ना दें किसी भी एज में। हाँ, बड़े हो जाएं वो आप देखें ओकेजनली ले सकते हैं, आपको भी कह रही हूँ ओकेजनली ले सकते हैं, ये डेली का रूटीन मत बनाइए अपने लिए। जी, कुछ लोग ऐसे हैं जो खाने के साथ जिन्हें लाजमी चाहिए। बिल्कुल, हमारे यहाँ मैं कहती हूँ कितना सस्ता है केन जूस, कितना सस्ता है। इस मुल्क में फरावानी है केन जूस की, मैं बाहर मुल्क में ढूंढती थी इसको हमारे पास। लेकिन केन जूस भी अगर आप ले रहे हैं तो बहुत साफ़ सुथरी जगह से देखभाल करके लीजिए कि आपने, मेरे ख्याल से 50 या 100 रुपए का, अगर आप कहीं अच्छी जगह से लेते हैं, जो चीज़ आपको 20 रुपए में बाहर मिल रही है, किसी अच्छी जगह पे वो आपको 150 में मिल जाएगी। आधा पी लें ग्लास, लेकिन वो फ्रेश तो होगा एटलीस्ट, वो आपको फ़ायदा तो दे रहा है। आपके मैदे के मसाइल ये उसी को, ये भी हल करता है। गन्ने का जूस, मैं केन जूस कैसे कह रही हूँ, गन्ने के जूस को, या आपका जो लिवर का फंक्शन है ये उसको ठीक करता है गन्ने का जूस, अगर आप फ्रेश ले रहे हैं तो ये साथ लीजिए। दूसरा, हड्डियों के लिए मेरी ये मेडिसिन है ऑर्थोफ्लेक्स। इसका काम कोई पेन, ये कोई पेन किलर नहीं है, ये आपका वो लुब्रिकेंट जो आपके जॉइंट्स में से ख़त्म हो रहा है, ये उसको रीजेनरेट करती है। कोई नहीं, क्योंकि मेरे पास बहुत से पेशेंट्स आते हैं जी 15 दिन में, कहते हैं जी कोई जादू की छड़ी हो जाए कि ऐसा हो जाए कि बस मेरा रिजल्ट आ जाए, इतना पुराना प्रॉब्लम है। उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब जनरेट होने में उसको, जो आपका लुब्रिकेंट है वो कहीं बाहर से नहीं जनरेट हो रहा, वो अंदर ही आपको जनरेट करेगा। धूप लें, सुबह जल्दी उठें, रात को जल्दी सोएं, ये अपनी आदत थोड़ी सी चेंज करें, आप खुद ब खुद देखेंगे कि तब्दीली आपके अंदर आ जाएगी। बिल्कुल सही। अच्छा, ये बताइए कि क्या पानी से भी इलाज किया जा सकता है? बिल्कुल, पानी तो एक अहम जुज़्व है हमारे लिए। पानी आपकी, आप ये देखें कि अगर आपने 8 से 10 गिलास पानी डेली पीना शुरू कर दिया, कोई बात नहीं, आप मिनरल नहीं पी सकते, आपके घर में जो पानी आ रहा है बॉईल कर लें, बॉईल कर लें। बॉईल करने के बाद आप ये पानी पिए, आपकी स्किन खुद ब खुद आप देखेंगे सही होना शुरू हो जाएगी। पानी खुद एक दवा है डिटॉक्स करने की, ये मैं आपको बता रही हूँ। पानी आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है। अगर आप सुबह निहार मुँह 1 गिलास पानी पी लेते हैं, बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। आप लेकिन इस चीज़, अब हमने आदत नहीं बनाई नहीं ना पानी पीने के भी। खाना खाने से पहले पानी पिए, खाने के दरमियान पिए, खाने के फौरी बाद पानी ना पिए, खाने के आधे घंटे के बाद पानी पिए, क्योंकि ग़िज़ा को पैनक्रियाज में आप डाइजेस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अब जो पेप्सिन अपना काम कर रहा है वो ग़िज़ा को डाइजेस्ट कर रहा है, और हमने ऊपर से पी लिया पानी फ़ौरन ही, तो वो तो ग़िज़ा डाइजेस्ट ही नहीं होगी। सही है। तो ये सारी चीजें हमें, देखिए हमें बताना पड़ेगा लोगों को। तो वॉक करना और कुछ थोड़ा सा फिजिकल वर्कआउट जो है वो कितना जरूरी है? देखिए, ये हमारी लाइफ से, हमने अपने बच्चों की लाइफ से भी ये सारी फिजिकल एक्टिविटीज निकाल दी है, छीन ली हमने, निकाल दी, गेम्स में लगा दिया, एक गैजेट्स आ गए हैं, बच्चों को हम उनकी लाइफ से दूर करते जा रहे हैं। आप उनको कुछ ऐसे गेम्स दें जो आउटडोर वो खेल सके, ताकि उनकी बॉडी एक्टिव रहे। अच्छा, एक खातून का सवाल था कि बाल बहुत गिर रहे हैं उस बच्चे के। जी 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 जी। तो बाल गिरने के लिए, ये बाल गिरने के लिए मैं ये नहीं कहूँगी गंजों के सर पे बाल आ जाएंगे, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं आ सकते। तो बाल गिरने के लिए मेरा ये रूट केयर है, और इसके लिए भी सिर्फ लगाने के लिए नहीं, मैं मेडिसिन साथ देती हूँ, खाने के लिए पूरा एक ट्रीटमेंट होता है, और ये हर्बल है।
कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इन ये सारी चीज़ें जिसकी फॉर्मुलेशन मेरी खुद है, अच्छा, हमारी अपनी फॉर्मुलेशन नहीं है। सही। ये तो इसी वजह से लोग पसंद भी करते हैं और एतमाद भी करते हैं आप पे। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरह कराची भर में जितने ज़्यादातर लोग जो हैं वो खारे पानी का इस्तेमाल करते हैं नहाने के लिए और बाल धोने के लिए, मुंह धोने के लिए, तो क्या इससे भी नुकसान होते हैं? अगर होते हैं तो उन पे कैसे काबू पाया जा सकता है, साथ क्या करना चाहिए? देखिए, अब जाहिर है खारा पानी जो घर में आ रहा है वो किस हद तक कपड़े धोने के लिए ठीक है, आपने बॉडी भी वॉश कर ली, ठीक है, जाहिर है कि इतना पानी कोई घर में नहीं ला सकता। जी। जब आपने सब कर लिया, एक केन मेरे ख्याल से 15-20 रुपए का एक मीठे पानी का केन मिल जाता है, जो नॉर्मली पीने के लिए नहीं कह रही मैं, वॉश करने के लिए कह रही हूँ, कि आपने 1 से 2 डोंगे ऊपर डालने, वो जो नमक के पार्टिकल्स हैं बस वो निकल जाएं। ये उनका हल है कि वो एंड में इस तरह का पानी अपने ऊपर डालें ताकि नमक के पार्टिकल निकल जाएं। और जो बालों की कंडीशन होती है उसके लिए मैं ये बता रही हूँ, ये हमारा स्टॉप ऑयल है, ये मैं देती हूँ ताकि ये उन लोगों के लिए भी है जो क्लोरीन वाले पानी में जो स्विमिंग वगैरह करते हैं ख़ास तौर पे, ये उनके लिए भी है। जो कुछ होस्ट मेरी हैं जो वो यूज़ कर चुकी है इसको, क्लोरीन के लिए ये बेहतरीन है क्योंकि ये प्रोटीन है और ये बालों में आपके नमक के पार्टिकल्स को रिजॉल्व करता है, जो बाल डैमेज और ड्राई हो जाते हैं जिसकी वजह से ये उसको रिजॉल्व करता है। दूसरी चीज़, पानी हमेशा मैं ये कहूँगी कि जैसे हम जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं ये हमारे चेहरे को, क्योंकि इसमें नमक है, नमक चेहरे के रंग को ख़ास तौर पे वही फोकस हो रहा है। जब आप उस पानी से मुंह धो के सूरज के एक्सप्लोजर में निकलते हैं तो वो सन एक्सप्लोजर जो आपके ऊपर पड़ रहा है वो आपकी स्किन को बर्न करता है। बिल्कुल सही। अच्छा, आपने एक और भी बात की थी कि हमें दिन में जो है वो कम से कम 2 दफ़ा शैम्पू करना चाहिए ऑब्वियसली। तो ये जो शैम्पू इतने कुछ स्ट्रॉन्ग होते हैं कि उससे वाकई बाल ख़राब हो रहे होते हैं, उसका क्या हाल है? देखिए, एक तो होती है नंबर 1 कंपनी, हाँ, वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ क्या क्या हो रहा है ये आपको भी पता है कि किस किस किस्म के 2 नंबर जो चीज़ें हैं वो मार्केट में आ जाती हैं। और बड़े बड़े स्टोर्स में मैंने 2 नंबर चीज़ें देखी हैं, मैं तो बड़ी कंप्लेंट्स भी देखी हैं फेसबुक पे। इसी वजह से मैंने अपना शैम्पू लॉन्च किया था कि इसकी वजह ये थी कि मुझे पता होगा कि मैंने इसमें क्या यूज़ किया हुआ है, मुझे पता है कि इसके अंदर हार्मफुल केमिकल है ही नहीं, ये टोटली हर्बल है, मैं खुद भी ये यूज़ करती हूँ। जितनी चीज़ें जो मुझसे, मैं अगर मेरे यूज़ के लिए मैं खुद अपने लिए सोचूंगी अच्छा, तो दूसरों के लिए भी अच्छा ही सोचूंगी। ठीक है, तो इसकी वजह से प्राइस क्या? 200 रुपीज़, जस्ट 200 रुपीज़ का ये शैम्पू है और माशाल्लाह इससे वॉल्यूम आता है बालों में। सही। अच्छा, कॉलर हमारे साथ हैं, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो, वालेकुम सलाम, मैं नूर फातिमा बोल रही हूँ कराची से। नूर फातिमा साहिबा, आपको खुशामदीद। क्या कहेंगे? जी, मैं ये पूछना था, वो जो बता रही हैं जोड़ों के दर्द का, तो मुझे पाँव में बड़ा तकलीफ रहती है। हेलो जी, सुन रहे हैं हम। आवाज आ रही है? जी सुन रहे हैं। यही पाँव वगैरह, घुटने के दर्द, ये सब का पूछना था, कमर के दर्द। जी, इसी का बता रहे हैं आप ना। ऑन एयर प्रोग्राम देखिए, मैं बताती हूँ। आपकी एज क्या है? वो हमारे जो है ना प्रोग्राम लाइट नहीं आ रही। ओके, आपकी एज क्या है? मेरी एज 60 के करीब है। ठीक है, आप नंबर नोट कर लीजिए, 0321 230। हेलो, एक सेकेंड होल्ड करें। जी एनसीआर से नंबर ले लीजिए। जी, कंट्रोल रूम से नंबर इनको दे दीजिए। ठीक है, आप हमारे जो नुमाइंदे हैं यहाँ पे वो आपको नंबर लिखवा देंगे इनका, आप रब्ता कर लीजिएगा। जी बिल्कुल। अच्छा, वैसे एज का और ये हड्डियों और जोड़ों के दर्द का आपस में कितना ताल्लुक है, इस बारे में तो बताएं। आजकल तो कुछ भी नहीं है, आजकल तो बच्चे को भी हो रहा है, बूढ़े को भी हो रहा है। आजकल तो मैं नहीं कह सकती हूँ क्योंकि लेकिन वजूहात अलग अलग हैं। अगर बच्चे को हो रहा है तो उसकी वजह कुछ और है, और अगर एज में हो रहा है तो कुछ और है, क्योंकि 40 के बाद एज आपकी जो हड्डियां हैं अंदर, ये सब टूट फूट शुरू हो जाती है आफ्टर 40। तो कोशिश करें अपनी डाइट को कंट्रोल करें आफ्टर 40, लेकिन बच्चों को हेल्दी डाइट दीजिए। जब तक वो छोटे से 30-40 तक पहुंच जाते हैं सारी एज तक, तो उस वक्त तक आप हेल्दी डाइट ले सकते हैं, लेकिन आफ्टर 40 आपको खुद बचना है, अपने डाइट कंट्रोल करनी है। ऐसा नहीं है कि आप सब खाते रहें और बोले कि जी मैं हेल्दी ले रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लो जी, एक और कॉलर हमारे साथ हैं, शामिल करते हैं। ये मेरे ख्याल से आज के हमारे आखिरी कॉलर होंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम, मैं फरहत ताहिर बात कर रही हूँ कराची से। फरहत साहिबा, आपको खुशामदीद कहते हैं हम। कैसी हैं, ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, कैसे हैं सर? शुक्र खुदा का। बताइए क्या जानना चाहती हैं? मैंने बालों में रिबॉन्डिंग करवाई है, जिसकी वजह से रिबॉन्डिंग इतनी गलत की गई है कि मेरे बाल डैमेज हो गए हैं। पैसे भी खर्च किए?
चलें ठीक है, बताते पैसे भी खर्च किए हैं और बाल भी खराब हो गए हैं, ये तो नुकसान हो गया बड़ा। ये आजकल का अलमिया है, प्रॉब्लम है। और कराची में सबसे ज्यादा यही प्रॉब्लम है कि कोई अच्छे सैलून हमें नहीं मिल सकते। जी ठीक है, आप मेरा नंबर नोट कीजिए, मैं आपको बताती हूँ इसका हल। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल किया आपने जनाब। जी, मैंने ये जो ऑयल बताया सिंपली ऐसे ही बालों के लिए है, और मैं रिबॉन्डिंग खुद भी जानती हूँ, रिबॉन्डिंग, स्ट्रेटनिंग, एक्सटेंसो दुबई में 15 साल पहले कर चुकी हूँ ये सारे काम। लेकिन मुझे पता है कि यहाँ की ख़वातीन इन चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकती हैं, ये सिर्फ मीडिया की हद तक होता है। ये सारे अच्छे स्ट्रेट बाल जो दिख रहे होते हैं वो मैनेज कर सकते हैं। आप लोग ख़वातीन एक दफ़ा करा के आ जाती हैं, उसके बाद उसको मेंटेन नहीं रखती हैं तो बाल डैमेज होता है। ये क्या होता है, अनप्रोफेशनल लोग जो होते हैं वो रूट्स में लगा देते हैं, उसकी वजह से आपका बाल डैमेज हुआ है। मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए नंबर्स पर, मैं आपको इसका हल बताती हूँ। बहुत शुक्रिया जी। ये जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं मेरे ख्याल पाकिस्तान भर में जहाँ भी हैं वो मंगवाई जा सकती हैं। बहुत शुक्रिया हमारा नाज साहिबा। और ये जो टीवी की बात करें, टीवी की हद तक ये खूबसूरत बाल सारा कुछ, ये सुबह सुबह और एक्सटेंशंस, ये रोजाना की बुनियाद पे इतने इतने लंबे बाल जो है ना, उनको जब आयरन हो रहा होता है, धुएं निकल रहे होते हैं ना, तो बस इसीलिए एक्सटेंशंस लगाती हैं सारी खवातीन। फुरकान बॉबी साहब अपने खूबसूरत बोलों के साथ जो है हमें रुखसत कीजिए। दोस्तों आपसे फिर मुलाकात होगी। फ़हीम अब्बास, फुरकान बॉबी, न्यूज़ कैफे टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। छोड़ो जी गिला, हुआ जो हुआ, लहरों की ज़बां को ज़रा समझो, समझो क्या कहती है हवा। छोड़ो जी गिला, हुआ जो हुआ, लहरों की ज़बां को ज़रा समझो, समझो क्या कहती है हवा। तुम नाराज हो मेरे, कितने पास हूँ, नाजुक नाजुक सी, प्यारी प्यारी सी मेरे